हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। देखिएगा 28 को हमारी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मैं 28, 29 मतलब संडे और 30 मतलब मंडे, तो 3 दिन का करंट अफेयर्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एक ही दिन में हमारे पास इतनी सारी न्यूज़ हो जाती है, तो 3 दिन में तो काफ़ी सारी न्यूज़ हो गई होंगी। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है 45 मिनट या 1 आवर का ही सेशन हो, तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा। वीडियो के लास्ट में रिवीजन क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ न्यूज़, अब सेशन बहुत बड़ा हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो 30 जन की कुछ करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है वो मैंने 31 को ट्रांसफ़र कर दी है। तो अगर कोई न्यूज़ यहाँ पे रह जाती है तो घबराइएगा मत, 31 तारीख को वो न्यूज़ हम कवर कर लेंगे। तो ऐसा करते हुए आपकी पूरी न्यूज़ जो है वो कवर हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है। इसके अलावा संडे का आप लोग ने वीकली करंट अफेयर्स देख ही लिया होगा। वीकली करंट अफेयर्स में पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स 20 से लेकर 27 जनवरी का मैंने वहां पर कवर किया है विथ क्विज। तो अगर नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले हम बात करेंगे तीनों दिन में हमने कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं या कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे और फिर हम अपने करंट न्यूज़ को डिस्कशन करना शुरू करेंगे। अच्छा, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो आप अपना टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, टेलीग्राम में परचम क्लासेस सर्च कीजिएगा और परचम क्लासेस ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अगर टेलीग्राम से डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे परचम का एप्लीकेशन होगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। ओके है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं 28 जनवरी, 28 जनवरी को हमने डेटा प्राइवेसी डे या इसको डेटा प्रोटेक्शन डे भी कहा जाता है सेलिब्रेट किया, क्योंकि आजकल जो डेटा होता है या जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लोगों को बताना कि राइट टू डेटा प्रोटेक्शन ये आपका राइट है, डेटा प्रोटेक्शन क्या है आपका राइट है, इसके बारे में लोगों को बताने के लिए डेटा प्राइवेसी डे या फिर डेटा प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट किया गया 28 जनवरी को। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यही इसकी थीम थी। तो डेटा प्राइवेसी डे या फिर डेटा प्रोटेक्शन डे की थीम क्या थी? तो थिंक प्राइवेसी फर्स्ट इसकी थीम थी। ठीक है। नेस्कॉम का इनिशिएटिव है बेसिकली है। अगली बात करते हैं 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी थी लाला लाजपत राय जी, जो कि फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इन्हें पंजाब केसरी या फिर लाइन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय जी की बायोग्राफी मैंने कवर की है, इंडियन हिस्टोरिकल फिगर सीरीज में आप जाइएगा, वहां पर आपको लाला लाजपत राय जी की पूरी बायोग्राफी मिल जाएगी। आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को वहां से स्टडी कर सकते हैं। लाला लाजपत राय जी का जन्म जो है वो 28 जनवरी को 1865 में हुआ था, इसलिए 28 जनवरी को हम बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं लाला लाजपत राय जी की। ठीक है। अब 28 जनवरी जो है, 28 जनवरी को हम एक और जयंती मनाते हैं, के एम करियप्पा, क्योंकि के एम करियप्पा का भी जन्म जो है वो 28 जनवरी को हुआ था 1899 में। 28 जनवरी 1899 को के एम करियप्पा का जन्म हुआ था। तो के एम करियप्पा की बर्थ एनिवर्सरी भी 28 जनवरी को होती है। अब के एम करियप्पा कौन थे? तो के एम करियप्पा फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के। 1942 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले भी के एम करियप्पा ने जो है वो इंडियन ऑफिसर के रूप में काम किया है। 1942 वॉज द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर टू बी गिवन कमांड ऑफ अ यूनिट बिफोर इंडिपेंडेंस। इनके अंदर मतलब के एम करियप्पा की लीडरशिप के अंदर जो कर्नल है आयूब खान है ना, आयूब खान कर्नल, और लेटर फील्ड मार्शल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इनके अंडर सर्व किया है। फिर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया है, तो आज़ादी के बाद के एम करियप्पा पहले कमांडर इन चीफ रहे हैं इंडियन आर्मी के, तो उनकी जयंती भी 28 जनवरी को मनाई गई। ठीक है। 30 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी जी की। ठीक है ना, आज के दिन मतलब 30 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने कवर किए हैं। वो सारी जानकारी, मतलब कब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, भारत आके क्या क्या किया, किस तरीके से देश में मूवमेंट को रन किया, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके इंडियन हिस्टोरिकल फिगर सीरीज को देख लेंगे, वहाँ पे 2 पार्ट में महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी कवर की है। तो महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी 30 जनवरी को होती है, इसलिए इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में शहीद दिवस साल में 2 बार मनाए जाते हैं, एक बार 30 जनवरी को जो कि डेथ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी जी की, और एक बार होता है 23 ऑफ मार्च। अच्छा, 23 ऑफ मार्च को क्या हुआ था? तो 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा हुई थी, उनको फांसी पर लटकाया गया था
जो देश के लिए शहीद हो गए थे। तो जो भी फ्रीडम मूवमेंट में हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने देश के लिए शहीदी दी है या देश के लिए शहीद हुए हैं, उन सबको याद करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 30 जनवरी और 23 मार्च 2 दिन आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर है। अंत में बात करते हैं 30 जनवरी। अब देखिएगा, वर्ल्ड लेप्रेसी डे। लेप्रेसी मतलब होता है कुष्ठ रोग, ठीक है ना, जो कि एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज होती है। याद रखेंगे, लेप्रेसी या कुष्ठ रोग जो होता है वो बैक्टीरियल डिसीज है, जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है। अब वर्ल्ड लेप्रेसी डे 29 जनवरी या लास्ट संडे ऑफ जनवरी को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। भारत में 30 जनवरी को ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन की शुरुआत WHO के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर थीम अगर आप देखेंगे 2023 की वर्ल्ड लेप्रेसी डे की, तो एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी इसकी थीम है। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हैंसन डिसीज भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी फ्रेम हो चुका है कि हैंसन डिसीज को किस नाम से जाना जाता है, तो लेप्रेसी या कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है, और ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। बायोग्राफी जो महात्मा गांधी जी की और लाला लाजपत राय जी की, वो आप पढ़ सकते हैं अलग से। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। आप सभी को पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है, जिसका रिलेशन जो है वो टेनिस से होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर इसके बाद फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है और US ओपन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो 1905 में इनकी शुरुआत की गई थी। ओके, अब यहाँ पे मेन सिंगल और वीमेन सिंगल का टाइटल हम देख लेते हैं। तो मेन सिंगल का टाइटल सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है, और इनका ये 10th नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो इस तरीके से नोवाक जोकोविच के पास टोटल 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल हो चुके हैं। तो याद रखेंगे कि नोवाक जोकोविच का ये 10वें नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन था, और इनके पास टोटल 22 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है, इन्होंने डिफीट किसको किया है, तो स्टीफेंसो सिसिपास को इन्होंने जो है वो डिफीट करने का काम किया है। नोवाक जोकोविच का जो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था वो 2008 में जीता था। उसके बाद आप देखेंगे 2011, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 और 23, तो इस तरीके से 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच जीत चुके हैं। ये इनके जीवन का 22वें नंबर का ग्रैंड स्लैम टाइटल था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन के अलावा इन्होंने फ्रेंच ओपन भी 2016 और 2021 में जीता था, और 7 बार विंबलडन टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं नोवाक जोकोविच। अगर हम वीमेन सिंगल के बारे में बात करते हैं, तो वीमेन सिंगल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल है वो आर्याना सेबलेनका ने जीता है, जो कि बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने इस टाइटल को जीता, और ये इनके जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम, फर्स्ट टाइम इन्होंने इस ग्रैंड स्लैम को जीता है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे NMDC। NMDC क्या है, तो NMDC एक नवरत्न माइनिंग PSU है। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर काम करती है, जिसका हेड ऑफिस आपको हैदराबाद में मिलेगा, और 1958 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, तो NMDC के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। मिनी रत्न माइनिंग PSU है, हैदराबाद हेड ऑफिस है। तो NMDC साइन चैंपियन बॉक्सर निखत जरीन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो निखत जरीन जो कि बॉक्सर हैं, और इनका रिलेशन भी तेलंगाना हैदराबाद से ही है। तो निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है NMDC ने। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैं निखत जरीन के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूं, तो निखत जरीन ने रिसेंटली, अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि इस्तांबुल टर्की में हुई थी, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये 5th नंबर की, 5वें नंबर की इंडियन वीमेन बन गई थी। तो ये एलाइट क्लब में शामिल हो गई थी इंडियन बॉक्सर की, जिसमें मैरी कॉम है, सरिता देवी, जेनी RL, लेखा केसी। तो इन लोगों ने ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे निखत जरीन ने भी 2022 में इस्तांबुल में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। शी बिकम द 5th इंडियन वीमेन टू विन अ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल। ठीक, इतनी चीज़ें। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 बैंकॉक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। तो याद रखेंगे निखत जरीन का रिलेशन जो है वो बॉक्सिंग से है, और ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, और NMDC ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
अच्छा, अगली बात करते हैं आईसीसी अवार्ड्स 2022 के बारे में। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि ये फालतू की न्यूज़ है और ये एग्जाम में नहीं आती, तो मैं लोगों को कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए जिसमें पूछा भी गया है कि सर गारफील्ड सॉप्स ट्रॉफी किसने जीती है। तो ये आईसीसी अवार्ड के अंदर ही आती है और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी कई दफ़ा एग्जाम में बन चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आईसीसी अवार्ड 2022 के बारे में बात करते हैं तो दो ट्रॉफी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, दो ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और एक आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये दो ट्रॉफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है उन्हें जो ट्रॉफी दी जाती है उसे ही हम सर गारफील्ड सॉवर्ड्स ट्रॉफी के नाम से जानते हैं और ये पाकिस्तान के बाबर आजम को मिला है। तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बन गए हैं? बाबर आजम बन गए हैं, जो कि पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आईसीसी वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर या आईसीसी वीमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो जो पर्सन चुना जाता है वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए, उन्हें जो ट्रॉफी दी जाती है उस ट्रॉफी का नाम होता है रचेल हाईहो फ्लिंट ट्रॉफी, जो कि नेट सिवर ने जीती है और ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है। किस देश से बिलोंग करती है? इंग्लैंड। और ये किस देश से थे? पाकिस्तान से बाबर आजम बिलोंग करते थे। तो ये दोनों चीज़ें याद हो गई आपको। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, आपको सारी लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, सूर्य कुमार यादव जी। इसके अलावा वीमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो रेणुका सिंह ने जीता है। आप चाहें तो इस पूरी लिस्ट को भी एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चार ही आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो आपको जो हाईलाइट करते हुए दिख रहे हैं और दो ये। ठीक है, ये दोनों ट्रॉफी तो बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं UN जनरल असेंबली प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया फ्रॉम जनवरी 29 to 31। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत में विजिट करने वाले हैं 29 से लेकर 31 जनवरी के बीच में, जिसमें क्या डिस्कशन होगा? बहुत सारे जो रीजनल इश्यूज़ हैं और मल्टीलेटरल और रीजनल इश्यूज़ पे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट और भारत के डेलीगेट्स के बीच में डिस्कशन होगा। ठीक है, अब कौन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट? तो आंसर हो जाएगा सबा कोरोसी। सबा कोरोसी जो है वो हंगरी से बिलोंग करते हैं, हंगरी के डिप्लोमेट है जो कि परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो अभी जो 77 नंबर का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन हुआ था ना, तब सितंबर 2022 में ही इनको प्रेसिडेंसी मिली थी। ठीक है, तो याद रखेंगे अभी रिसेंट में ही इनको प्रेसिडेंसी मिली है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, सबा कोरोसी। और ये विजिट पर है भारत की 29 से लेकर 31 जनवरी में, जिसमें उनकी मुलाकात एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ होगी और काफ़ी कुछ रीजनल इश्यूज़ पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। इसके बाद नीति आयोग और G20 की जो टीम है उनके साथ भी डिस्कशन ये करने वाले हैं। इसके अलावा जो आपका महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी, तो राजघाट में जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। और इंडियन काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड अफेयर में एक टॉपिक पे अपनी स्पीच भी डिलीवर करेंगे और वो टॉपिक कौन सा है? सॉलिडिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सॉल्यूशन थ्रू साइंस एंड द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो आपको बस इतनी बातें याद रखनी है कि प्रेसिडेंट कौन है और ये भारत में विजिट पे आए हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन अमेरिकन राजा जे चरी, नॉमिनेटेड एज अ US एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल। तो भारतीय अमेरिकी हैं राजा जे चरी, इन्हें अमेरिकी वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के रूप में नॉमिनेट किया गया है और ये नॉमिनेशन जो बाइडेन ने किया है। इसके बाद सीनेट में चर्चा होगी और सीनेट के कंफर्मेशन के बाद जो है वो इंडियन अमेरिकन राजा जे चारी जो है वो US एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल अपॉइंट हो जाएंगे। अभी ये जो है वो नासा में वर्क करते हैं, ही इज वर्किंग एज द क्रू 3 कमांडर एंड द एस्ट्रोनॉट एट जॉनसन स्पेस सेंटर नासा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चेक रिपब्लिक के बारे में। अच्छा, चेक रिपब्लिक कहाँ पर मिलेगा? तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आप जाओगे तो एक लैंडलॉक नेशन मिलेगा जिसका नाम है चेक रिपब्लिक। आप यहाँ देख सकते हैं। लैंडलॉक इसलिए बोल रहे हैं कि इसकी सारी की सारी बाउंड्री ज़मीन से है, मतलब कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी बाउंड्री जो है वो समुद्र से नहीं है ना, सॉरी समुद्र से कोई भी बाउंड्री नहीं है, सारी की सारी लैंड से एसोसिएटेड है, इसलिए इसको आपने क्या कहा है? लैंड लॉक नेशन कहा है। चेक रिपब्लिक यूरोप कॉन्टिनेंट में मिलेगा, सेंट्रल यूरोप में। इसके प्राइम मिनिस्टर पीटर फिलाला है और प्राग इसकी कैपिटल है। चेक करुणा यहाँ पर करेंसी चलती है। तो आपने चेक रिपब्लिक देख लिया। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है।
पीटर पवेल, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द नेटो मिलिट्री कमेटी, बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द चेक रिपब्लिक। तो ये जो हैं ये पीटर पवेल हैं जो कि रिटायर्ड जनरल हैं और नेटो मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं और ये प्रेसिडेंट बन गए हैं चेक रिपब्लिक के। इन्होंने डिफीट किया है बिलियनियर वीमेन, बिजनेस वीमेन एंड्रेस बेबीज को इन्होंने डिफीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नरेश लालवानी। नरेश लालवानी टेक्स चार्जेस एज अ जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर कौन बन गए हैं? नरेश लालवानी बन गए हैं। सेंट्रल रेलवे का जो आपको हेडक्वार्टर मिलेगा वो मुंबई वीटी में आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने अशोक कुमार मिश्रा को जो है वो रिप्लेस किया है, क्योंकि अशोक कुमार मिश्रा जी जो है वो वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर हैं और उनके पास एडिशनल चार्जेस थे सेंट्रल रेलवे के। तो अब फाइनली सेंट्रल रेलवे में अपॉइंटमेंट हुई है और जनरल मैनेजर अपॉइंट कर दिया गया है नरेश लालवानी को। तो नरेश लालवानी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं। अब यहाँ पे अमूल में जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन प्रोसेस है ना, वो 1973 से सिमिलर तरीके से चला आ रहा है। कैसा सिमिलर? 18 जो इनके मेंबर्स होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होती है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने यूनियंस होते हैं मिल्क को लेके, उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं उन सबके बीच में यहाँ पे इलेक्शन होता है। उनमें से कोई व्यक्ति चुना जाता है जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के रूप में इलेक्ट होता है। बात क्लियर है? तो इलेक्शन वॉज कंडक्टेड बाय द डिप्टी कलेक्टर आनंद इन प्रेजेंस ऑफ 18 मेंबर। ठीक है, 18 मेंबर जो कि चेयरमैन है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मिल्क यूनियन के, और उनके सहयोग से ये इलेक्शन कंडक्ट होता है और फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुने जाते हैं। तो अमूल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो श्री समल भाई बी पटेल इन्हें चेयरमैन बनाया गया है अमूल का। तो ये कहाँ पर थे पहले? तो ये आप देखेंगे सब्रकांता डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन में जो है वो चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा श्री बालम जी भाई हुम्बल, इन्हें वाइस चेयरमैन बनाया गया है, इन्हें वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। चलिए एक अगली बुक के बारे में बात करते हैं, जिस बुक को लॉन्च आप देखेंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे हैं। ठीक है, एट द इवेंट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। बुक का नाम है अ न्यू बुक, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। ठीक है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। इस बुक को रिलीज किसने किया है? तो इस बुक को रिलीज किया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और इस बुक के राइटर अगर देखते हैं तो राइटर है अश्विन फर्नांडिस इस बुक के राइटर है। इसमें जर्नी शोकेस की है इंडिया की कि किस तरीके से इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह आया है। नेक्स्ट है अमृत उद्यान, इज द न्यू नेम ऑफ मुगल गार्डन इन दिल्ली। हाँ, राष्ट्रपति भवन जो होता है हमारा प्रेसिडेंट हाउस, उस प्रेसिडेंट हाउस में आपको एक बहुत बड़ा गार्डन देखने को मिलेगा, उसे मुगल गार्डन कहा जाता था। अब एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इस मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान, इस पार्क का नाम कर दिया गया है। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, गवर्नमेंट रीनेम दिल्लीज मुगल गार्डन एज अ अमृत उद्यान। अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन के अंदर उसका नाम कर दिया गया है। ये जो अमृत उद्यान है ना, ये विजिटर के लिए भी, जनरल पब्लिक के लिए भी 31 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक जो है वो ओपन रहता है। नॉर्मल पब्लिक भी जाके इस गार्डन को विजिट कर सकती है। इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट ईयर जो राजपथ था उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ भी किया गया था। अभी राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन है उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है और ये पूरा गार्डन अलग अलग जोन में डिवाइड करके रखा है, ईस्ट लॉन, सेंट्रल, लॉन्ग गार्डन एंड सर्कुलर गार्डन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मुगल गार्डन के बारे में तो इसका डिज़ाइन जो है वो एडविन लुटियंस ने किया था 1917 में, लेकिन पहली बार जो प्लांटेशन या सैम्पलिंग लगाने की बात हुई है तो वो 1928-29 में हुई थी। तो याद रखेंगे मुगल गार्डन के आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर कौन है? एडविन लुटियन है। ठीक, इतनी चीज़ें। अब ये जो पूरा गार्डन है ना, इसमें आपको मुगल आर्किटेक्ट भी दिखता है और इंग्लिश फ्लावर्स और गार्डन भी दिखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आरोग्य वनम जहाँ पे बहुत सारे हर्बल और औषधि लगाई गई हैं, उसकी शुरुआत हमारे जो राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था और उसके बाद उसे कंटिन्यू जो है वो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है खादी फेस्ट 23 इनॉग्रेटेड इन मुंबई। अच्छा, खादी
एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC के चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार जी हैं। और मनोज कुमार ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के चेयरमैन होने के साथ साथ यहाँ पे खादी फेस्ट 23 का उद्घाटन किया है, जो कि जनवरी 27 से लेकर फरवरी 24 तक चलने वाला है। कहाँ पे? मुंबई में। हेडक्वार्टर मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। इसमें खादी जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट होते हैं उनको शोकेस किया जाता है और खादी के महत्व को बताना इसका उद्देश्य होता है। लास्ट ईयर जो फेस्ट हुआ था ना, उसमें लगभग 3.03 करोड़ रुपए की सेल रजिस्टर की गई थी। अगर हम खादी की बात करते हैं तो खादी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के बाद 1957 में सेटअप की गई थी। और ये MSME जो हमारा माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है ना, उसके अंदर काम करती है खादी इंडस्ट्री। नेक्स्ट और आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बनता है यहाँ पे कि मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम जो है, इसको जब लॉन्च किया गया था तो किस मंत्रालय के अंदर काम करते थे और अब इसे किस मिनिस्ट्री के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो जो मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम है ना, जब इसे लॉन्च किया गया था वो टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर काम करती थी, अब इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो बेसिकली मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम क्या है, तो उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कल्चर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम का नया वर्जन लॉन्च किया गया है। इसमें बोला गया है कि जो हमारे 1000 से ज़्यादा ASI मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको कोई प्राइवेट कंपनी या कोई इंडिविजुअल जो है वो उसे अडॉप्ट कर सकता है और अडॉप्ट करने के बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन करेगा या फिर इसके जो अपीयरेंस है उसमें चेंजेस करेगा या मरम्मत की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, तो वो किया जाएगा, जिससे हमारे ASI के मॉन्यूमेंट्स उनका रिकंस्ट्रक्शन भी हो सके और उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जा सके, वो सारे मॉन्यूमेंट जो ASI के अंदर आते हैं। तो ये है आपकी मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम। समझ में आया? अंडर द स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल साइन एटलीस्ट 500 एग्रीमेंट विथ प्राइवेट सेक्टर बिफोर अगस्त 15, 2023। तो 500 से ज़्यादा एग्रीमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो करने वाली है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई है। रिवैम्प द मॉन्यूमेंट्स मतलब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उसको इम्प्रूव करने का काम मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम के अंदर किया जाएगा। मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम को जैसे कि कहा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको अब शिफ्ट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट टू डेवलप मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज एंड टूरिस्ट प्लेसेस अक्रॉस द इंडिया बाय इन्वाइटिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर इंडिविजुअल टू अडॉप्ट देम। तो इसमें आप हेरिटेज को कंजर्व कर सकते हो कॉर्पोरेट की मदद से, पब्लिक सेक्टर की मदद से और इंडिविजुअल्स की मदद से। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कई और इनिशिएटिव लॉन्च किए जा चुके हैं पास्ट में भी, जो कि हमारे हेरिटेज के कंजर्वेशन में काम करते हैं, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर मॉन्यूमेंट एंड एंटिक्विटीज 2007 में और प्रोजेक्ट मौसम। तो प्रोजेक्ट मौसम का रिलेशन भी हेरिटेज के कंजर्वेशन से ही है। ठीक है। आंध्र प्रदेश CM लॉन्च 165 वेटरनरी एम्बुलेंस मतलब पशुओं के लिए एम्बुलेंस। 165 एम्बुलेंस तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी हैं। ठीक है। ये जो आपका वेटरनरी एम्बुलेंस है, ये इसका फेज 2 इन्होंने लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत 165 एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है और ये इंडिया का पहला फर्स्ट गवर्नमेंट रन वेटरनरी एम्बुलेंस नेटवर्क है, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। अब टोटल 340 एम्बुलेंस सुविधा जो है वो हो चुकी हैं, जो कि पशु चिकित्सा में काम करेंगी। ठीक है। पशु चिकित्सा के लिए काम करेंगी, जिसमें एक डॉक्टर होगा, क्वालिफाइड असिस्टेंट होंगे, ड्राइवर्स होंगे जो इसको रन करेंगे, और इसमें माइनर सर्जरी की भी फैसिलिटी होगी जो एनिमल की जा सके। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च लाडली बहना स्कीम। देखिए मध्य प्रदेश की एक स्कीम चलती है विच इज लाडली लक्ष्मी योजना। आप लोग ने इस स्कीम के बारे में पहले भी न्यूज़ में सुना होगा। तो लाडली लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत ही लाडली बहना स्कीम की शुरुआत हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। इसमें जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है या BPL की महिलाएं हैं या जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, पुअर इकोनॉमी वाली महिलाएं हैं, उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा, मतलब 12,000 रुपीज़ पर ईयर यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके लिए 60,000 करोड़ रुपीज़ स्पेंड कर रही है सरकार फॉर द 5 ईयर्स। ठीक है। तो ये बात है। नेक्स्ट है थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम हेल्ड इन न्यू दिल्ली। थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम,
इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 25 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में न्यू दिल्ली में, और जिसकी थीम है ट्रस्ट। बेसिकली जो हमारी लोकल पुलिस होती है, हमारी जो लोकल बॉडी जैसे कि सीबीआई है, आईबी है, और जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, उनके बीच में एक सामंजस्य बैठाना या उनके बीच में एक रिलेशन को सेटअप करने के लिए बेसिकली ट्रस्ट इशू ना हो, साथ में मिलके दोनों काम कर सके, इसलिए ये इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम कंडक्ट कराया जा रहा है न्यू दिल्ली में। इस पूरे प्रोग्राम को जो सेक्रेटरी जनरल है इंटरपोल के, जुर्जेन स्टॉक, इसको वर्चुअली एड्रेस करने वाले हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग द पब्लिक पुलिस एज वेल द इंटरनेशनल पुलिस फोर्सेस। और इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करा रही है, जो कि इंटरपोल के साथ मिलकर काम भी करती है। सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। अगर हम इंटरपोल के बारे में बात करें तो इंटरपोल का पूरा फुल फॉर्म अगर देखें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1923 में इसको सेटअप किया गया था, जिससे जो अक्रॉस द वर्ल्ड क्रिमिनल्स हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। इंटरपोल में 195 मेंबर कंट्री हैं, जिनमें से एक कंट्री भारत भी है, और सीबीआई भी इंटरपोल की एक एसोसिएटेड एजेंसी है जिसके साथ वो मिलकर काम करती है। चेयरमैन इंटरपोल के जो है वह अहमद नासिर अल रईसी हैं, और हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में आपको मिलेगा। ठीक है, अब वापस आते हैं प्रोजेक्ट चीता पे। तो आपको पता है कुछ समय पहले हमने 2022 में नमीबिया से जो है वो 8 चीता मंगाए थे। नमीबिया से हमने 8 चीता मंगाए थे भारत में। मध्य प्रदेश की जो कुनरो पालपुर एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर इनको रखा गया था, है ना। कुनरो पालपुर जो नेशनल पार्क भी है। अब यहाँ पर देखिए हमने और साउथ अफ्रीका के साथ डील की है, और 12 अफ्रीकन चीता हर साल हम मंगाएंगे आने वाले 8 से 10 सालों तक। ठीक है, तो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका साइन MOU टू इंट्रोड्यूस 12 अफ्रीकन चीताज एनुअली ओवर नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अगले 8 से 10 वर्षों में सालाना 12 अफ्रीकी चीतों को पेश करने के लिए MOU साइन किया है। ठीक है, एज पर द एग्रीमेंट इन इनिशियल बैच ऑफ द 12 चीतास, तो एज पर द एग्रीमेंट जो इनिशियल पहला बैच है 12 चीता का, वो फरवरी 2023 में भारत आएगा साउथ अफ्रीका से। ठीक है, री इंट्रोडक्शन एक्शन प्लान के बारे में अगर बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि लगातार डिफॉरेस्टेशन होने के कारण और हमारे देश से जो चीता है वो एक्सटेंट हो गए थे। तो इस स्कीम के अंतर्गत 50 चीता विल बी रिलीज इन अ वेरियस नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो री इंट्रोडक्शन एक्शन प्लान के अंतर्गत हमें 50 चीता अलग अलग नेशनल पार्क में 5 साल के अंदर डिप्लॉय करने हैं, छोड़ने हैं। हम सभी को पता है कि 1947 में जो लास्ट चीता था वो छत्तीसगढ़ में था। उसके बाद 1952 में भारत में एक भी चीता नहीं बचे थे, तो हमने इनको एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है, जिसमें आप देखेंगे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है। हर साल इन लोगों की मीटिंग होती है, ब्रिक्स के देशों की मीटिंग होती है, और रोटेटिंग बेसिस पे जो है वो इसकी प्रेसिडेंसी काम करती है। तो 2023 में जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी आई है वो किसके पास आई है? साउथ अफ्रीका में आई है, और अगस्त में ब्रिक्स के देशों के बीच की मीटिंग जो है वो साउथ अफ्रीका में कंडक्ट कराई जानी है। ठीक है ना। आप सभी को ये भी पता होगा कि पहले ये ब्रिक था, ठीक है ना, पहले ये ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो जिसके कारण ये ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स में जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में ब्रिक्स का मेंबर बना था। ठीक है, तो 15th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन डरबन, साउथ अफ्रीका इन अगस्त 2023। ठीक है, इसके पहले 5वें नंबर की जो एनुअल ब्रिक्स की मीटिंग थी 2013 में, वो साउथ अफ्रीका में हुई थी, और अब 10 साल बाद 2023 में साउथ अफ्रीका में मीटिंग हो रही है। ठीक है, ब्रिक वॉज फाउंडेड इन 2006, और उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ गया, जिससे इसका नाम ब्रिक्स बन गया। नेक्स्ट बात करेंगे, चाइना बिल्डिंग डैम ऑन यरलुंग ज़ेंगबो रिवर नियर इंडियन बॉर्डर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये सिक्किम का एरिया है, और ये हमारा भारत और ये अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। इसके ऊपर का जो एरिया है वो पूरा तिब्बत आता है, और तिब्बत जो है वो उसका रीजन जो ऑक्यूपाई किया हुआ है वो चाइना ने किया है, और चाइना लगातार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ाता जा रहा है। और यहाँ पर ये जो रिवर दिख रही है ना, जिसका नाम है यार्लुंग ज़ेंगबो रिवर, है ना, ये आपकी बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर है। और आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में ये ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में एंटर करती है, और उसके बाद ये बांग्लादेश चली जाती है। तो तिब्बत के रीजन में जो यार्लुंग ज़ेंगबो रिवर है, यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस से पता चल रहा है कि यहाँ पर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, डैम के कंस्ट्रक्शन का काम चाइना के द्वारा किया जा रहा है। तो चीन भारतीय सीमा के पास यार्लुंग ज़ेंगबो नदी पर बांध बनाया जा रहा है, ऐसा एक सैटेलाइट पिक्चर से हमको जानकारी मिलती है।
इन तिब्बत नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड तिब्बत। और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न बनते जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय पे चाइना यहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट को डिप्लॉय कर सकता है और अपने मिलिट्री बेस या कैंप को भी सेटअप कर सकता है। अगर हम यार्लुंग ज़ेंगबो रिवर के बारे में बात करते हैं तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मानसरोवर लेक से निकलती है और लगभग इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर की है। ठीक है, तिब्बत में इसकी लेंथ 1700 किलोमीटर की, अरुणाचल प्रदेश और असम में 920 किलोमीटर है। मतलब भारत में ब्रह्मपुत्र रिवर 920 किलोमीटर फ्लो हो रही है और बांग्लादेश में फिर 260 किलोमीटर जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्वेज कैनल के बारे में। अच्छा, स्वेज कैनल कहाँ है? तो सबसे पहले हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाएंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा, और इजिप्ट इस साल बड़ा खास भी, क्योंकि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अभी रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट भी थे। इजिप्ट के पास आप यहाँ देखेंगे स्वेज कैनल है, ये स्वेज कैनल है बेसिकली, और जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसको हम स्वेज नहर कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें तो स्वेज नहर आपको क्लियर हो गया। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। तो आप बोल सकते हैं कि जो स्वेज कैनल है वो अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट को सेपरेट भी करती है, वहीं मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने का काम करती है। ये हमारे वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट रूट है, क्योंकि यहाँ से कई सारी शिप डेली गुजरती हैं। क्योंकि अगर आपको यूरोप के देशों को अगर यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में या फिर आपका इंडियन ओशियन में ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट रूट यही होता है। अदरवाइज इसको पूरा सा चक्कर लगा के आना पड़ेगा, जिसमें टाइम भी लगेगा, फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, राइट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि स्वेज कैनल का अपना इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। अब जैसे कि कोई भी समुद्र होता है, कोई भी सी बाउंड्री होती है, तो किसी भी देश का एक इकोनॉमिक जोन होता है। वैसे स्वेज कैनल का भी लगभग 461 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का जो है वो एक इकोनॉमिक जोन है। तो इस इकोनॉमिक जोन में एक लैंड प्रोवाइड करने की बात कर रहा है इजिप्ट। इजिप्ट भारत को एक लैंड यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, जिससे भारत और इजिप्ट के बीच में जो ट्रेडिंग है और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो उसको बढ़ाया जा सके। और स्वेज कैनल के आसपास उसके जो इकोनॉमिक जोन में अगर आप कोई भी लैंड देते हो तो ये परमानेंट नहीं दिया जाता, ये 50 साल की लीज पर ही दिया जाता है। ठीक है, So Egypt planned to allot land to Indian industry in Suez Canal Special Economic Zone। तो मिस्र स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की योजना बना रहा है, और इसी के रिस्पेक्ट में भारत भी एक मास्टर प्लान तैयार करने जा रहा है। ठीक है, स्वेज कैनल जो है वो वर्ल्ड का बिजिएस्ट ट्रेड रूट है। पूरे वर्ल्ड का लगभग 12% जो ट्रेडिंग होती है वो इसी कैनल से गुजरती है। क्लियर होगा इतनी बातें। अभी भारत और इजिप्ट के बीच का जो करेंटली आप देखेंगे ट्रेड है वो 3.15 बिलियन डॉलर का है, और भी ज़्यादा फ्लो हो सके, इन्वेस्टमेंट इंडिया का हो सके इजिप्ट में, उसके लिए इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम आपको एक लैंड स्वेज कैनल इकोनॉमिक जोन में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को डेजिग्नेट यूक्रेन ओडेसा अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। ये यूक्रेन ओडेसा जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल था, लेकिन अभी भी शामिल है, लेकिन रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था कई सारी तोपें दागी गई, और ये इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है ब्लैक सी के पास, तो इसका एक अपना इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो लॉसेज हुए हैं। तो इंटरनेशनल फंड कलेक्ट किया जा सके इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज ने इसे डेंजर साइट में इंक्लूड किया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई अगर मॉन्यूमेंट है या साइट है अगर यूनेस्को की हेरिटेज साइट में होती है तो उसको फंड करने का काम भी यूनेस्को करता है। अगर आप उसको डेंजर साइट में बताओगे यूनेस्को की तो इंटरनेशनल फंड भी उसको मिलेंगे, जिससे उसकी डाइवर्सिटी और उसके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनेस्को ने ओडेसा जो कि यूक्रेन ब्लैक सी में एक पोर्ट सिटी भी है उसको वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर साइट में शामिल किया है। और बेसिकली अभी जो मीटिंग हुई थी यूनेस्को के पैनल्स की पेरिस में, तब ये डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब दो तीन यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है वो हम देखेंगे। वीमेन आईपीएल, तो यहाँ आपको पता है कि मार्च में आईपीएल वीमेंस आईपीएल होना है, और उसके लिए फिर 5 टीम्स हैं। तो 5 टीम को कौन खरीदेगा उसके लिए बिडिंग कंडक्ट कराई गई बीसीसीआई के द्वारा। तो यहाँ पे कंफर्म किया है बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह के द्वारा कि बिडिंग कंप्लीट हो चुकी है, और लगभग टोटल 4,669 करोड़ रुपीस की टोटल बिडिंग जो है वो वीमेन आईपीएल की टीम की फ्रेंचाइजीज टीम के लिए हुई है। सबसे ज़्यादा जो बिडिंग की है वो अडानी ग्रुप ने की है, जो कि 12,000 मतलब 1289 करोड़ की है। ठीक है, यहाँ पर जो मेजर सिटी है या मेजर टीम है
उनकी अगर बात करते तो एक मुंबई बेस्ड है, बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद। तो अहमदाबाद की टीम जो है वो अडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पे बिडिंग करके खरीदी गई है। नेक्स्ट है UN predict India growth to moderate to 5.8% in 2023 in its World Economic Situation and Prospect 2023 report। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए भारत की जो जीडीपी रहेगी वो 5.8% रहेगी। उससे आने वाला जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके लिए भारत की जो जीडीपी होगी वो 6% हो जाएगी। वहीं अगर वर्ल्ड के बारे में बात करते तो वर्ल्ड की जीडीपी मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ इस रिपोर्ट में बताई गई है 1.9%। ठीक है, तो वर्ल्ड का याद रखेंगे और भारत का याद रखेंगे, बाकी सारे देशों का याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारत की 5.8% रहेगी 2023 के लिए और वर्ल्ड की ग्रोथ 1.9% रहेगी। ओके, नेक्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO। EPFO के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है निधि आपके निकट 2.0। निधि आपके निकट किसकी स्कीम है? EPFO के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। इसके अंतर्गत क्या है? डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम फॉर एक्सपेंडिंग इट प्रेजेंट इन मोर देन 685 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री ऑन द 27 जनवरी। तो जो EPFO है उसकी पहुंच हर एक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाना है और ये जो फैसिलिटी है आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट तक जो है वो 27 जनवरी मतलब 27 एवरी मंथ आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। EPFO जो होता है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा सेटअप किया गया एक फंड है। ठीक है, बाद में इसको पार्लियामेंट के अंतर्गत एक स्कीम बना दिया गया था 1952 में और ये कंट्री की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है EPFO। नेक्स्ट है शी फीड द वर्ल्ड प्रोग्राम। अच्छा, इसको किसने लॉन्च किया है? तो पेप्सिको एंड केयर इन इंडिया के द्वारा मिलके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, शी फीड द वर्ल्ड प्रोग्राम। बेसिकली इसको 2 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में इसकी शुरुआत की गई है, पेप्सिको और केयर। इसका एक ही लक्ष्य है कि जो वेस्ट बंगाल में 48,000 वीमेन हैं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में और जो कि फार्मिंग के साथ एसोसिएटेड है उनके वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, बहुत सारे जैसे उनके ईल्ड प्रोडक्शन में इम्प्रूव हो सके, वीमेन की जो BPL के नीचे आती हैं उनकी इनकम में इंक्रीमेंट हो सके, है ना, और वीमेंस को सस्टेनेबल आप कैसे फार्मिंग कर सकते हो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सब टारगेट यहाँ पे रखे गए हैं जो कि पेप्सिको और केयर इन इंडिया के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है सी फीड द वर्ल्ड प्रोग्राम। बेसिकली स्केल अप करना है वीमेंस को, क्योंकि इन डेवलपिंग कंट्री वीमेन मेक अप अबाउट हाफ द नंबर ऑफ मैन इन द एग्रीकल्चर वर्क एंड वर्क 13 आवर्स मोर पर वीक देन मैन, है ना। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी महिलाएं डेवलपिंग नेशंस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं और जो कि पुरुषों से कहीं ज़्यादा काम भी करती हैं। तो उनको स्केल अप करना, किस तरीके से सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हो आप, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, अपनी ईल्ड को इम्प्रूव कर सकते हो, इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। जैसा कि फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है G20 की वो जोधपुर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, G20 के बारे में बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। इन्होंने वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को नई दिल्ली में लॉन्च किया है जिसका नाम है इनकोवैक। ठीक है, इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक के द्वारा। भारत बायोटेक ने इनकोवैक को डेवलप करने का काम किया है। अब देखिएगा, हाँ, कोविड-19 के समय USA में जो कोविड-19 के जो केसेस थे उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना, तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल था वो थे जेफ जेनेट। इन्हें जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया है व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में। तो व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ अब कौन बन जाएंगे? जेफ जेनेट बन जाएंगे। ठीक, अंत में बात करेंगे, कुछ रिवीजन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है कि 3rd नंबर का जो ऑरेंज फेस्टिवल था 3rd एडिशन उसे कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, ऑप्शन सी। अमूल के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो अमूल का चेयरमैन समल भाई B पटेल को बनाया गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which ministry has organized the 6-day mega event भारत पर्व at Red Fort Lawn? इसको मैंने कल जो वीकली करंट अफेयर्स हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में ये क्वेश्चन आपको दिया था। तो 26 जनवरी को से भारत पर्व की शुरुआत जो है वो किसने की है? तो पर्यटन मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरुआत की थी, ऑप्शन सी। 6 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल है। अगली बात होती है जूस मिशन के बारे में। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोर मिशन है जो कि जुपिटर के 3 मून्स में जो है वो इन्वेस्टिगेशन या सर्चिंग करने का काम करेगा।
इसको कब लॉन्च किया जाएगा फ्रेंच गुयाना से? तो आंसर हो जाएगा अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंडिया सेलिब्रेट इट्स 74th रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2023। फॉर द फर्स्ट टाइम वीमेन वर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिजेंट। तो पहली बार जो VSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो वीमेंस कैमल कंटिजेंट है, उसने यहाँ पे पहली बार परेड में हिस्सा लिया था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस और एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मेनी पीपल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्म विभूषण अवार्ड 2023। तो पहला क्वेश्चन आप देंगे टोटल कितने पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, फिर आप अगला क्वेश्चन हमें देंगे कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, फिर आप बताएंगे पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, देन पद्मश्री अवार्ड कितने लोगों को मिला है, इसके अलावा टोटल वीमेंस कितनी है जिनको पद्म अवार्ड दिया गया है। तो ये 5 बातें आप बताएंगे, क्योंकि मैंने इसको वीकली में भी कवर किया था और डेली में भी कवर किया था। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।